नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए पार्ट नंबर 8 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, रैम और सीपीयू के बीच में कौन सी मेमोरी वर्क करती है। रैम और सीपीयू के बीच में कौन सी मेमोरी वर्क करती है। यह क्वेश्चन CPCT एग्जाम के लिए एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कई बार CPCT के एग्जाम में पूछा गया है। रैम और सीपीयू के बीच में कौन सी मेमोरी वर्क करती है। यह क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी वर्क करती है। यह आपसे पूछा जा सकता है कैश मेमोरी कहां वर्क करती है। कैश मेमोरी, क्योंकि जो रैम और सीपीयू के बीच में मेमोरी होती है वह होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी CPCT एग्जाम के लिए एक इंपोर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम पेपर में कैश मेमोरी का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कैश मेमोरी जो कि एक प्राइमरी मेमोरी होती है और यह रैम और सीपीयू के बीच में वर्क करती है। कैश मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेकंड नंबर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में रजिस्टर नहीं दिया गया है तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा कैश मेमोरी। कई बार पेपर में पूछा जाता है निम्न में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है, निम्न में से कौन सी सबसे फास्ट मेमोरी है। यदि ऑप्शन में रजिस्टर दिया गया है तो आंसर होगा रजिस्टर, लेकिन यदि रजिस्टर नहीं दिया गया है तो आंसर होगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी रजिस्टर के बाद सबसे फास्ट मेमोरी होती है जो कि रैम और सीपीयू के बीच में वर्क करती है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन के अंदर हमें लगभग 5-6 क्वेश्चन तैयार करने मिल गए। इसी प्रकार से जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन हम तैयार कर लेते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। आप जो एक टॉपिक पढ़ते हो, एक टॉपिक समझते हो, उससे संबंधित जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपको सभी क्वेश्चन को तैयार करना है। हमसे पूछा गया था रैम और सीपीयू के बीच में कौन सी मेमोरी वर्क करती है, वह होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी रैम और सीपीयू के बीच में वर्क करती है जो कि सेकंड नंबर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। कई बार पेपर में पूछा गया है निम्न में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है। यदि ऑप्शन में रजिस्टर दिया गया है तो आंसर होगा रजिस्टर, और रजिस्टर नहीं दिया है तो आंसर होगा कैश मेमोरी। लेकिन कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी और सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रैम और सीपीयू के बीच में कैश मेमोरी वर्क करती है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम ऐप को ब्लैंक के द्वारा बनाया गया है। भीम ऐप को ब्लैंक के द्वारा बनाया गया है। भीम ऐप जो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज की जाती है। यदि हमें ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करना है, पैसों को लेना है या देना है, तो भीम ऐप का उपयोग किया जा सकता है। भीम ऐप में आपको भीम का फुल फॉर्म भी याद करना है। भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप को NPCI के द्वारा बनाया गया है। NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भीम ऐप को बनाया गया है।
भीम ऐप को सन 2016 में बनाया गया था। भीम ऐप को सन 2016 में लॉन्च किया गया था और भीम ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। तो भीम ऐप से संबंधित जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हमने समझा। भीम ऐप को किसने बनाया है? एनपीसीआई ने, मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। भीम ऐप को कब रिलीज किया गया था? सन 2016 में। भीम ऐप को एनपीसीआई ने बनाया है और भीम ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब डिजाइनिंग में CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? वेब डिजाइनिंग में CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? वेबसाइट डिजाइनिंग में CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? हमसे पूछा गया है। जब कोई वेब पेज या वेबसाइट बनाई जाती है तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए CSS का उपयोग किया जाता है। CSS को HTML के साथ ऐड किया जाता है। HTML के द्वारा वेब पेज बनाया जाता है। उस वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, स्टाइलिश बनाने के लिए CSS को ऐड किया जाता है और CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि HTML के साथ यूज की जाती है, जिसके द्वारा वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? 5th जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर सिस्टम की जनरेशन से संबंधित है। कंप्यूटर सिस्टम की जो जनरेशन है उससे संबंधित एक दो क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। यह सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला क्वेश्चन आपको यहां तैयार करना है कि कंप्यूटर सिस्टम की टोटल कितनी जनरेशन है? तो कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है, जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक है। कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है, जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक है। आपको पांचों जनरेशन की टेक्नोलॉजी भी याद करनी है। हमसे यहां पर पूछी गई है 5th जनरेशन की, लेकिन आपको पांचों जनरेशन की टेक्नोलॉजी याद करनी है। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा, ट्रांजिस्टर का। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में आईसी का उपयोग होने लगा, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा, माइक्रो प्रोसेसर का, जो कि VLSI टेक्निक पर वर्क करते हैं। VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा, जो कि VLSI पर वर्क करते हैं। और 5th जनरेशन के कंप्यूटर में ULSI टेक्निक का यूज किया जाता है। ULSI मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और 5th जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम AI टेक्निक पर आधारित होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होते हैं। तो यहां पर हमने कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन को समझा। एक क्वेश्चन कंप्यूटर की जनरेशन से संबंधित जरूर होता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था 5th जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? वह होती है ULSI या AI। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 5th जनरेशन के कंप्यूटर सिस्टम में ULSI टेक्निक का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से संबंधित है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से संबंधित है। और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। कंप्यूटर सिस्टम में टोटल 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है,
कंप्यूटर सिस्टम में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10 और चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। हमसे पूछा गया है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो कि होता है 16, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2016 का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? एमएस वर्ड 2016 का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? एमएस वर्ड जो कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। एमएस वर्ड का यूज टाइपिंग, फॉर्मेटिंग, लेटर बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। हम एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जो पेज तैयार करते हैं, उसको अलग अलग तरीके से शो करने के लिए पेज व्यू यूज किए जाते हैं। एमएस वर्ड में पेज को अलग अलग तरीके से शो करने के लिए 5 प्रकार के व्यू यूज किए जाते हैं, 5 प्रकार के। लेकिन हमसे पूछा गया है एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? तो एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू का मतलब है इस व्यू में आपको पेज बिल्कुल वैसा दिखाया जाता है जैसा पेज आपको प्रिंट आउट में प्राप्त होगा। मतलब पेज की साइज, पेज के मार्जिन, पेज के बॉर्डर, हेडर फुटर, सारी जानकारी आपको प्रॉपरली शो की जाती है। किस व्यू में? प्रिंट लेआउट व्यू में। एमएस वर्ड में टोटल 5 प्रकार के पेज व्यू होते हैं, लेकिन डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट व्यू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एमएस वर्ड का डिफॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है, यहां पर हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, एक फाइल बनाई है। अभी हमारा जो पेज है, हमारा जो डॉक्यूमेंट है, वह बाय डिफॉल्ट हमें प्रिंट लेआउट व्यू में शो किया जा रहा है। प्रिंट लेआउट व्यू में सभी व्यू आपको व्यू टैब के अंदर प्रदान किए जाते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू होता है? प्रिंट लेआउट व्यू। यहां पर एक और व्यू है रीड मोड, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट मोड। टोटल होते हैं 5 व्यू, लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? प्रिंट लेआउट व्यू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? एमएस एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो डेटा को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करने की सुविधा प्रदान करता है। आप एमएस एक्सेल में जो भी डेटा टाइप करते हो वह सेल में टाइप होता है। सेल में जब एक रो और कॉलम मिलता है, जब एक रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है तो एक सेल क्रिएट होता है। सेल में कैसा डेटा टाइप होगा यह डिसाइड करता है डेटा टाइप। किस सेल में किस प्रकार का डेटा टाइप होगा यह सेट करता है डेटा टाइप। एक्सेल में कई प्रकार के डेटा टाइप यूज किए जाते हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है एक्सेल का डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है। मतलब एक्सेल में अपने आप कौन सा डेटा टाइप होता है? वह होता है जर्नल डेटा टाइप। एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है जर्नल डेटा टाइप, जो कि हर प्रकार की वैल्यू को, सभी प्रकार के डेटा को सपोर्ट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है जर्नल डेटा टाइप। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस एक्सेल की वर्कशीट में जो भी सेल होते हैं आप देख सकते हैं, प्रत्येक सेल का अभी डेटा टाइप क्या है? जर्नल है। आप यहां पर नंबर भी टाइप कर सकते हैं, टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं, परसेंटेज भी टाइप कर सकते हैं, डेट टाइप कर सकते हैं, टाइम टाइप कर सकते हैं। हर प्रकार की वैल्यू को सपोर्ट करता है। लेकिन यदि आप डेटा टाइप को चेंज कर देते हैं तो केवल उसी प्रकार की वैल्यू टाइप होगी जो आपने डेटा टाइप सिलेक्ट किया है। और डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है? जर्नल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सेल का डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है जर्नल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क में
OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में OSI का फुल फॉर्म क्या होता है? यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक क्वेश्चन तो हमसे पूछा गया है कि OSI मॉडल का फुल फॉर्म क्या होता है? OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI एक मॉडल होता है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क में सोर्स के डेटा को डेस्टिनेशन तक ट्रांसफर करने के लिए वर्क करता है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, OSI मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती हैं? तो OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। OSI मॉडल का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्डपैड सॉफ्टवेयर में क्रिएट होने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? वर्डपैड सॉफ्टवेयर में क्रिएट होने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? वर्डपैड एक एसेसरी सॉफ्टवेयर होता है जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है। जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो वर्डपैड, नोटपैड, पेंट ब्रश इस प्रकार के कुछ एसेसरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं। वर्डपैड का यूज टाइपिंग और फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। वर्डपैड में जो फाइल क्रिएट होती है उसका एक्सटेंशन होता है .rtf। .rtf रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट वर्डपैड में क्रिएट होने वाली फाइल का एक्सटेंशन होता है .rtf, जिसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वर्डपैड सॉफ्टवेयर में क्रिएट होने वाली फाइल का एक्सटेंशन होता है .rtf, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक क्लाउड का टाइप नहीं है? निम्न में से कौन एक क्लाउड का टाइप नहीं है? यह क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग से पूछा गया है। क्लाउड कंप्यूटिंग से। क्लाउड का मीनिंग होता है इंटरनेट से। क्लाउड का मतलब होता है इंटरनेट से। क्लाउड इंटरनेट के माध्यम से कई प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करता है। आप इंटरनेट पर जो डेटा अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, वह सभी क्लाउड की सर्विस होती हैं। क्लाउड यूजर को ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लाउड के माध्यम से हम वह रिसोर्स यूज कर सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको यदि कोई डेटा स्टोर करना है ऑनलाइन तो आप उसको क्लाउड पर स्टोर करते हैं। जो भी इंटरनेट पर डेटा अपलोड डाउनलोड होता है वह सभी क्लाउड का एग्जाम्पल है। मतलब जो इंटरनेट है वह क्लाउड के माध्यम से ही सर्विस प्रोवाइड करता है। इंटरनेट के माध्यम से हम क्लाउड की सभी सर्विस का उपयोग करते हैं। मल्टीपल कंपनी क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड करती हैं और मल्टीपल टाइप के क्लाउड होते हैं। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन क्लाउड का टाइप नहीं है? क्लाउड के मल्टीपल टाइप होते हैं जैसे कि प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड, लेकिन एरिया क्लाउड नहीं होता है। क्लाउड के मल्टीपल टाइप होते हैं जैसे कि प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, लेकिन एरिया क्लाउड नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लाउड का टाइप नहीं है एरिया क्लाउड। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में करंट डेट को शो करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल में करंट डेट को शो करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? यहां पर आपको एक साथ दो क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे पूछा गया है MS एक्सेल में करंट डेट को शो करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो यदि आपको MS एक्सेल में किसी भी सेल में करंट डेट शो करनी है तो आप यूज करेंगे टुडे फंक्शन का। टुडे मतलब आज, आज की डेट बताता है टुडे फंक्शन। और यदि आपसे पेपर में पूछा जाता है एक्सेल में करंट डेट और टाइम को शो करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है नाउ फंक्शन का। नाउ मतलब अभी, आज कौन सी डेट है और अभी कितना टाइम है, यह शो करता है हमें नाउ फंक्शन। तो करंट डेट को शो करने के लिए है टुडे फंक्शन और करंट डेट
और टाइम को शो करने के लिए है नाउ फंक्शन। यहां पर हमने एक साथ दो क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम एमएस एक्सेल में इक्वल के साथ टुडे फंक्शन को टाइप करें और एंटर की को प्रेस करें तो आप देख सकते हैं आज की डेट हमारे सामने शो की जा रही है। करंट डेट शो करता है टुडे फंक्शन। और यदि हम इक्वल के साथ नाउ फंक्शन को टाइप करें और एंटर की को प्रेस करें तो अभी हमें आज की डेट और करंट का टाइम शो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारी यह वीडियो किस डेट पर और किस टाइम पर रिकॉर्ड की जा रही है, यह हमें बताया नाउ फंक्शन ने। तो करंट डेट को शो करने के लिए टुडे फंक्शन है और करंट डेट के साथ टाइम को शो करने के लिए नाउ फंक्शन है। आपने दो क्वेश्चन तो तैयार कर लिए, इससे संबंधित दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है एमएस एक्सेल में करंट डेट को शो करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। शॉर्टकट की का, अभी आपने करंट डेट को शो करने के लिए फंक्शन को सीखा। आपसे पूछा जा सकता है एमएस एक्सेल में करंट डेट को शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, तो उसके लिए यूज किया जाता है कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। कंट्रोल के साथ सेमीकोलन, आपको कंट्रोल की के साथ सेमीकोलन को प्रेस करना है, आपके सामने करंट डेट शो हो जाएगी। और यदि करंट टाइम को शो करना है, आपको शॉर्टकट की के माध्यम से करंट टाइम को शो करना है तो कंट्रोल शिफ्ट कॉलन को प्रेस करें। कंट्रोल शिफ्ट कॉलन से आप करंट टाइम को शो कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ सेमीकोलन से आप करंट डेट को शो कर सकते हैं। तो यहां पर हमने एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार कर लिए। हमारा जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। आपने पावर पॉइंट पर जो प्रेजेंटेशन बनाया है, यदि उसको रिप्रेजेंट करना है, उसको प्ले करना है, उसको रन करना है, तो आप कौन सा ऑप्शन उपयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यह जो क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, यह सभी हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर तैयार करे हैं। हमारी जो प्रेजेंटेशन है वह अभी रन हो रही है, प्ले है। उसके लिए हमें यूज करना होता है स्लाइड शो ऑप्शन का। स्लाइड शो, जो स्लाइड आपने बनाई है उसको शो करना होता है, रन करना होता है, प्ले करना होता है, उसे कहा जाता है स्लाइड शो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए या प्ले करने के लिए स्लाइड शो ऑप्शन का यूज किया जाता है और स्लाइड शो की शॉर्टकट की होती है F5। F5 फंक्शन की से आप अपने प्रेजेंटेशन को रन कर सकते हैं या स्लाइड शो कर सकते हैं। लेकिन यदि आप F5 से प्रेजेंटेशन को रन करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन फर्स्ट स्लाइड से रन होगी। फर्स्ट स्लाइड से मतलब पहली स्लाइड से, बिगिनिंग से या शुरुआत से। और यदि आपको बीच में से किसी स्लाइड से प्रेजेंटेशन को रन करना है तो आप शिफ्ट के साथ F5 को प्रेस करें। शिफ्ट प्लस F5 प्रेजेंटेशन को करंट स्लाइड से रन करता है और F5 प्रेजेंटेशन को स्टार्टिंग से रन करता है। और प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है, स्लाइड शो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रेजेंटेशन को रन करने के लिए स्लाइड शो ऑप्शन का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। निम्न में से कौन एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन होता है, जो एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। जब यूजर कोई प्रोग्राम बनाता है तो वह बनता है हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना होता है, जिसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर का यूज किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर एक टाइप की लैंग्वेज को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 होते हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है असेंबलर।
एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है असेंबलर। जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर हैं यह दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं, जबकि असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कि असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, जबकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, लेकिन कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को एक साथ लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। मतलब पूरे प्रोग्राम को एक बार में हाई लेवल लैंग्वेज से किस में बदलेगा, लो लेवल लैंग्वेज में। और इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ओरेकल एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है और नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, असेंबलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? निम्न में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? आपको यहां पर 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले आपको वायरस का फुल फॉर्म याद करना है। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि वायरस होता क्या है। तो वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है या एक सॉफ्टवेयर होता है। वायरस एक सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। वायरस को कोडिंग के द्वारा, प्रोग्रामिंग के द्वारा बनाया जाता है और वायरस से प्रोटेक्शन के लिए एंटीवायरस का यूज किया जाता है। एंटीवायरस कई कंपनी के होते हैं, जैसे कि नेट प्रोटेक्टर, क्विक हिल, मैकपी, K7, ABG, कई कंपनी के एंटीवायरस आते हैं। तो यहां पर हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें एक ही एंटीवायरस है, ABG एंटीवायरस। डिस्क डिफ्रैगमेंटर तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, डिस्क क्लीनअप भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, केवल ABG एक एंटीवायरस है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ABG एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन क्या होती है? यह क्वेश्चन डीबीएमएस से पूछा गया है, डीबीएमएस से। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस्ड डेटा। प्रोसेस्ड डेटा आपसे पूछा जा सकता है डेटा क्या होता है? डेटा तो डेटा होते हैं रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स कुछ तथ्य होते हैं। डेटा होते हैं कुछ तथ्य, मतलब रॉ फैक्ट्स जो कि अनप्रोसेस्ड होते हैं, अनप्रोसेस्ड, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। डेटा होता है रॉ फैक्ट या अनऑर्गेनाइज्ड या अनप्रोसेस्ड, और डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट प्राप्त होता है उसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन, जो कि एक मीनिंगफुल वे में होती है, जो कि ऑर्गेनाइज होती है, जो कि प्रोसेस्ड होती है। मतलब डेटा की प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट मिलता है उसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन। हम कंप्यूटर सिस्टम में जो इनपुट करते हैं वह होता है डेटा। कंप्यूटर सिस्टम इस डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें जो आउटपुट देता है वह होती है इंफॉर्मेशन। मतलब डेटा को इनपुट किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट प्राप्त होता है उसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस्ड डेटा, मीनिंगफुल डेटा, ऑर्गेनाइज्ड डेटा, उसे कहा जाता है इंफॉर्मेशन। जबकि डेटा क्या होता है? डेटा होते हैं रॉ फैक्ट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेस्ड डेटा। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर को पावर का बैकअप प्रदान करता है? निम्न में से कौन कंप्यूटर को पावर का बैकअप प्रदान करता है? यदि आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है और पावर कट हो जाता है, पावर कट हो जाता है मतलब आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑफ हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पावर को ऑफ कर दिया जाता है
पावर को कट कर दिया जाता है तो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वह डायरेक्ट ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। यदि आपको कंप्यूटर सिस्टम को पावर का बैकअप देना है तो यूपीएस की आवश्यकता होती है। यूपीएस का फुल फॉर्म भी आपको याद करना है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यदि डायरेक्ट पावर ऑफ होगा तो इंटरप्ट आ जाएगा, रुकावट आ जाएगी, उसको हटाने के लिए यूपीएस का यूज किया जाता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो कंप्यूटर को पावर का बैकअप देता है यूपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। आपको मॉडेम का फुल फॉर्म याद करना है, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। आपको एसएमपीएस का फुल फॉर्म याद करना है, एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यूपीएस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसका हमें टूस कॉम्प्लीमेंट या सेकंड कॉम्प्लीमेंट बताना है, क्या होगा। एक बाइनरी नंबर हमें दिया गया है जिसका हमें सेकंड कॉम्प्लीमेंट या टूस कॉम्प्लीमेंट बताना है। सीपीसीटी के एग्जाम में एक क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट से संबंधित जरूर पूछा जाता है। अभी जो नवंबर में एग्जाम हुआ है सीपीसीटी का, उस एग्जाम में भी कुछ पेपर में कॉम्प्लीमेंट का एक क्वेश्चन जरूर आया है। कंप्यूटर सिस्टम में कई प्रकार के कॉम्प्लीमेंट यूज किए जाते हैं, लेकिन जो ज्यादातर क्वेश्चन बनता है वह बनता है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट से या सेकंड कॉम्प्लीमेंट से। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें इस बाइनरी नंबर का सेकंड कॉम्प्लीमेंट बताना है, क्या होगा। पहले आपको इस नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसके बाद ही आप सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। किसी भी बाइनरी नंबर का सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यदि आपको किसी भी बाइनरी नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको इस नंबर में जहां जहां पर 1 है उसको 0 में बदल देना है और जहां जहां पर 0 है उसको 1 में बदल देना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 0 1 0, यह हमारा क्वेश्चन का नंबर है। इसका पहले हमें फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है और उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 को बदलना है 0 में, 0 को बदलना है 1 में। हमने जहां 1 था उसको 0 में बदल दिया, जहां पर 0 था उसको 1 में बदल दिया। यह निकल आया हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट। जब आप फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं तो आपको इस फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट वाले नंबर में एक 1 को ऐड करना है, एक 1 को जोड़ना है, आपका सेकंड कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। लेकिन 1 को जोड़ने के लिए आपको बाइनरी एडिशन के रूल्स को फॉलो करना है, बाइनरी एडिशन के रूल्स को, जो कि होते हैं 0 + 0, आपको रिजल्ट मिलेगा 0। जब आप 0 में 0 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। जब आप 0 में 1 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1। जब आप 1 में 0 को ऐड करेंगे तो भी आंसर आएगा 1। लेकिन जब हम 1 में 1 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0 और एक हमें कैरी प्राप्त होगी। जब हम 1 में 1 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0 और एक हमें कैरी प्राप्त होगी। यह रूल्स यूज करने हैं आपको एडिशन में। आपने इस बाइनरी नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है। अब इस फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में आपको राइट साइड पर एक 1 जोड़ देना है, एक 1 ऐड कर देना है। तो यह हमारा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसमें हम 1 को ऐड कर देंगे, राइट साइड पर 1 को ऐड करेंगे और 1 को ऐड करने के लिए हमें यह वाले रूल्स यूज करने हैं, बाइनरी एडिशन के रूल। तो पहली बार क्या ऐड हो रहा है, 1 + 1, और जब 1 और 1 ऐड होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और एक क्या प्राप्त होगी हमें, कैरी। कैरी हम भेज देंगे आगे वाले नंबर पर, तो यहां पर एक कैरी आ गई। जब हमने 1 और 1 को जोड़ा तो आंसर आया 0, और 1 और 1 को जोड़ने पर आंसर 0 क्यों आया बाइनरी में। जब आप नॉर्मल नंबर में 1 में 1 ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, 2 मिलता है। लेकिन बाइनरी में 2 को ऐसे लिखा जाता है 1 0। बाइनरी में 2 को कैसे लिखा जाता है, 1 0। तो हमने यहां पर 0 को लिखा रहने दिया, 1 को आगे कैरी के रूप में ट्रांसफर कर दिया। यह कैरी यहां पर आ गई तो कैरी को ऐड करेंगे 0 से,
जब 0 में 1 ऐड होगा तो 1 आ जाएगा, यह 1 हमारा सेम आ जाएगा, यह 0 भी सेम आ जाएगा। यह हो गया हमारा आंसर। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आपको यदि किसी भी बाइनरी नंबर का सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले आप उस नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालें और राइट साइड पर एक 1 ऐड कर दें। लेकिन एडिशन के लिए आपको बाइनरी एडिशन के रूल्स को फॉलो करना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करना कितना आसान है। आपको पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसके बाद 1 ऐड कर देना है। और यदि पेपर में क्वेश्चन आता है वंस कॉम्प्लीमेंट का या फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का, तो वो तो हमने सीखा ही है। 1 को 0 से बदल दीजिए, 0 को 1 से बदल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 4 बिट्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? 4 बिट्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट से संबंधित है। मेमोरी यूनिट से कंप्यूटर में डेटा की मात्रा को, डेटा की क्वांटिटी को नापने के लिए, मेजर करने के लिए कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। कई प्रकार की मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट, जो कि 2 ही होती हैं, 0 और 1। जब 4 बिट मिलती हैं, 4 बिट, तो एक निबल क्रिएट होता है, एक निबल। और जब 8 बिट मिलती हैं तो एक बाइट क्रिएट हो जाता है। कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होती है? बिट। जब 4 बिट मिलती हैं तो एक निबल क्रिएट होता है, और जब 8 बिट मिलती हैं तो एक बाइट क्रिएट होता है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था 4 बिट्स के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है निबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 4 बिट्स के कलेक्शन को निबल कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इनक्रिप्शन के द्वारा प्लेन टेक्स्ट को ब्लैंक में कन्वर्ट किया जाता है। इनक्रिप्शन के द्वारा प्लेन टेक्स्ट को ब्लैंक में कन्वर्ट किया जाता है। यह क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से लिया गया है। इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, यह सभी साइबर सिक्योरिटी के, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के टॉपिक हैं। हमसे पूछा गया है इनक्रिप्शन के द्वारा प्लेन टेक्स्ट को ब्लैंक में कन्वर्ट किया जाता है। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता होगा। कंप्यूटर नेटवर्क में जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो एक सेंडर होता है जो डेटा को सेंड करता है, और एक रिसीवर होता है जो डेटा को प्राप्त करता है। सेंडर जो मैसेज या इंफॉर्मेशन भेजता है वह प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में होती है। प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में होती है। इस प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट पर इनक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन का मतलब है प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट को एक अलग कोड में बदल देना, एक सीक्रेट कोड में बदल देना। और जब इनक्रिप्शन अप्लाई होता है तो यह प्लेन टेक्स्ट, यह नॉर्मल टेक्स्ट साइपर टेक्स्ट में बदल जाता है। साइपर टेक्स्ट में, साइपर टेक्स्ट क्या होता है? यह एक सीक्रेट कोड होता है, यह एक एनकोडेड टेक्स्ट होता है जिसको आसानी से नहीं समझा जा सकता। यह साइपर टेक्स्ट रिसीवर के पास भेजा जाता है, और जब रिसीवर के पास पहुंच जाता है तो इस पर डिक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है, डिक्रिप्शन। और यह साइपर टेक्स्ट वापस प्लेन टेक्स्ट में या नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और रिसीवर हमारे मैसेज को पढ़ सकता है, देख सकता है। तो सेंडर ने जो इंफॉर्मेशन भेजी वह प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट में थी, उसको इनक्रिप्शन ने किस में बदल दिया? साइपर टेक्स्ट में, एक सीक्रेट कोड में। और इस साइपर टेक्स्ट को डिक्रिप्शन ने वापस किस में बदल दिया? प्लेन टेक्स्ट में। तो यहां पर 3-4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कौन बदलता है? इनक्रिप्शन। साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में कौन बदलता है? डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन किस साइड पर यूज होता है? सेंडर साइड पर। डिक्रिप्शन किस साइड पर यूज होता है? रिसीवर साइड पर। साइपर टेक्स्ट क्या होता है? एक सीक्रेट टेक्स्ट होता है, एक एनकोडेड टेक्स्ट होता है जिसको आसानी से समझा नहीं जा सकता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था इनक्रिप्शन के द्वारा
प्लेन टेक्स्ट को ब्लैंक में कन्वर्ट किया जाता है उसे कन्वर्ट किया जाता है साइपर टेक्स्ट में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इनक्रिप्शन के द्वारा प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, वेब ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर में न्यू टैब ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए उपयोग किया जाता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। करंट टाइम पर मल्टीपल टाइप के वेब ब्राउजर यूज किए जाते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, कई प्रकार के वेब ब्राउजर होते हैं। हमसे पूछा गया है वेब ब्राउजर में न्यू टैब को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? वह शॉर्टकट की होती है Ctrl+T। Ctrl+T से वेब ब्राउजर में एक न्यू टैब ओपन हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वेब ब्राउजर में न्यू टैब को ओपन करने के लिए Ctrl+T का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित 5-6 क्वेश्चन और भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।